Hello, hi everyone. In this session we will discuss about the female reproductive world. हम फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड के बारे में सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे और उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक जो लास्ट सेशन के अंदर कंप्लीट नहीं हो पाया था उसको भी हम कंप्लीट करेंगे, दैट इज़ अ पोलन किट्स. पोलन किट क्या होती है? ऐसे प्लांट जिनके पोलन ग्रेन जो है वो एंथर टू स्टिग्मा ट्रांसफर होते हैं इंसेक्ट की हेल्प की वजह से, या इंसेक्ट उन प्लांट के अंदर पॉलिनेशन को करवाने में हेल्प करते हैं. तो इन प्लांट के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनके सराउंडेड एक ऑयल की लेयर होती है जो येलो कलर की दिखाई देती है, उसे पोलन किट बोला जाता है. इस ऑयली लेयर की फॉर्मेशन कहाँ से होती है? टेपेटम से होती है. इसका काम क्या होता है? देखो, हम जब भी घर से बाहर निकलते गर्मी के दिनों के अंदर तो हम क्या लगाते हैं? हम यूवी प्रोटेक्टिव जो लोशन होता है उसका यूज़ करते हैं, और इस यूवी प्रोटेक्टिव लोशन के अंदर कुछ ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ केमिकल प्रेजेंट होते हैं जो यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करते हैं. इवन तो अगर हम उन जो लोशंस है, जो क्रीम्स है, इनका यूज़ ना करें तो हमारी जो स्किन है खुद ऑयल को सीक्रेट करना स्टार्ट करेगी जो हमें यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है. तो सो ऑन सेम ये जो पोलन किट्स कुछ कैरोटिनॉइड्स की बनी हुई है जो एक लिपिड होता है. तो ये जो कैरोटिनॉइड है ये यूवी रे से प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और ऑफ कोर्स ये इंसेक्ट को भी अट्रैक्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जो इंसेक्ट है वो येलो कलर से अट्रैक्ट होते हैं. ऑयली लेयर इसका कलर भी येलो होता है तो इंसेक्ट ईजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं. तो ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से लर्न रखनी है. अब इसके बाद देखो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड. किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम? फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड. अब समझना देखो अच्छे तरीके से किसके बारे में. नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड. यहाँ तक हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड. फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड को क्या बोला जाता है? गाइनीसियम बोला जाता है. गाइनीसियम. गाइनीसियम किसे रिप्रेजेंट करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है. और इसकी यूनिट को क्या बोला जाएगा? इसके यूनिट को बोला जाएगा कार्पल या पिस्टल बोला जाएगा. ये चीज़ हमने पहले भी स्टडी की है. कार्पल या हम इसे क्या बोलेंगे? पिस्टल बोलेंगे. और कार्पल को ही हम क्या बोलते हैं? मेगास्पोरोफिल बोलते हैं, क्योंकि कार्पल एक मॉडिफाइड लीफ है जो रेस्पॉन्सिबल है मेगास्पोर को फॉर्म करने के लिए. इसीलिए कार्पल को क्या बोला जाता है? मेगास्पोरोफिल भी बोला जाता है. तो इस पॉइंट को अच्छे तरीके से लर्न रखना. देखो यहाँ पर जो टर्म्स आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, तब आप अच्छे तरीके से क्लियर करोगे. तो इसे हम क्या बोलते हैं? मेगास्पोरोफिल. मेगास्पोरोफिल क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट इज अ लीफ दैट इज अ रेस्पॉन्सिबल, इट इज अ मॉडिफाइड लीफ दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ मेगास्पोर. यहाँ पर मेगास्पोर की फॉर्मेशन होती है, इसीलिए कार्पल को मेगास्पोरोफिल बोला जाता है. अगर हम कार्पल की स्ट्रक्चर को देखें, किसकी स्ट्रक्चर को देखें? हम कार्पल की स्ट्रक्चर को देखें तो हमें कार्पल की स्ट्रक्चर कैसी दिखाई देगी? कार्पल को अगर हम ऑब्जर्व करें, देखो कार्पल हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देगा. इस तरीके का हमें कार्पल दिखाई देगा. कहाँ पर प्रेजेंट है? डूम शेप्ड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड थैलेमस, उसके ऊपर ये कार्पल जो है वो प्रेजेंट होता है. इस कार्पल के अंदर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें इस कार्पल जो है, ये कार्पल 3 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है. कार्पल कितने पार्ट के अंदर डिवाइड होता है? 3 पार्ट के अंदर. जिस तरीके से हमने डिस्कस किया था स्टेमन 2 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, जो मेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे कार्पल फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये 3 पार्ट के अंदर डिवाइड है. वो 3 पार्ट्स कौन कौन से होंगे? एक है स्टिग्मा. एक कौन सा पोर्शन है? स्टिग्मा. जो स्टिग्मा ये एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है. जिस तरीके से जो हवाई जहाज होते हैं वो प्लेटफॉर्म के ऊपर लैंड करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर हवाई जहाज कौन है? पोलन ग्रेन. जो पोलन ग्रेन आएंगे वो यहाँ पर क्या करेंगे? लैंड करेंगे, यहाँ पर लैंड करेंगे. इसीलिए स्टिग्मा को क्या एनसीईआरटी लिखती है? इट इज़ अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन्स. स्टिग्मा क्या है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म है. लैंडिंग प्लेटफॉर्म है किसके लिए? लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स. किसके लिए? पोलन ग्रेन्स के लिए. पोलन ग्रेन्स के लिए ये एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है. उसके अलावा हम नीचे की तरफ बेसल हम एक स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते हैं. इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? ओवरी बोला जाता है. ओवरी कैसा है? बेसल स्वेलन पोर्शन है. बेसल ब्लश्ड और स्वेलन पोर्शन है. इसी स्वेलन पोर्शन को
क्या बोला जाता है, ओवरी बोला जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। पर स्टिग्मा और ओवरी के बीच में हमें एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है जो सिलेंड्रिकल होती है। इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा। और स्टिग्मा कहाँ पर प्रेजेंट होती है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन स्टिग्मा, इसे हम क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं स्टाइल बोलते हैं। जो कहाँ पर प्रेजेंट है, प्रेजेंट बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी। ओवरी और स्टिग्मा के बीच में एक स्टॉक लाइक एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसे हम स्टाइल बोलते हैं, जो कनेक्ट करती है स्टिग्मा को ओवरी के साथ या ओवरी को स्टिग्मा के साथ कनेक्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पर हम ओवरी के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो ओवरी के अंदर हमें एक और स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ओवरी के अंदर हमें एक और स्ट्रक्चर दिखाई देगी। इसी स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, इसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है ओव्यूल बोला जाता है। तो ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल प्रेजेंट है। तो ये जो स्ट्रक्चर है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ओव्यूल को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर हम ओवरी के अंदर ओव्यूल को अगर हम बाहर निकालते हैं, उसके अलावा ओवरी के अंदर कैविटी तो है, एक स्पेस तो प्रेजेंट है। तो जो ओवरी के अंदर कैविटी होती है उसे क्या बोला जाता है, लोक्यूल बोला जाता है। दैट इज कॉल्ड लोक्यूल। जो ओवेरियन कैविटी है, ओवेरियन जो कैविटी है इसे हम क्या बोलेंगे, लोक्यूल बोलेंगे। दैट इज कॉल्ड लोक्यूल। ओवेरियन कैविटी को क्या बोला जाता है, लोक्यूल बोला जाता है। एक इसी से मिलता जुलता टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं लोडिक्यूल, जिसे हम क्या बोलते हैं, लोडिक्यूल। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पर साइड में लिख रहा हूँ, रफ कर दूंगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ और रफ कर दूंगा अभी। दैट इज अ लोडिक्यूल। जो लोडिक्यूल टर्म है ये वीट फैमिली से कनेक्टेड होता है। लोडिक्यूल ओवेरियन कैविटी को रिप्रेजेंट नहीं करता। ओवेरियन कैविटी को हम क्या बोलते हैं, लोक्यूल बोलते हैं। लोडिक्यूल हम डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजी के अंदर। अभी हमारे यहाँ पे मेन फोकस लोक्यूल के ऊपर होना चाहिए। तो आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि जो कार्पल है 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। वो 3 पार्ट कौन कौन से होंगे, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रैंड लैंड करते हैं। ओवरी के अंदर ओवरी प्रेजेंट होता है, कैविटी होती है, उसे लोक्यूल बोला जाता है। और उसके साथ साथ जो कनेक्टिंग पोर्शन है स्टिग्मा और ओवरी के बीच में, उसे स्टाइल बोलते हैं। हम यहाँ पर और आगे डिस्कस करेंगे कि क्या कार्पल के नंबर फ्लावर के अंदर, फ्लावर ऑफ अ डिफरेंट प्लांट स्पीशीज, क्या डिफरेंट प्लांट की स्पीशीज के अंदर कार्पल के जो नंबर है वो सेम रहते हैं या वो अलग अलग होते हैं। तो उसका आंसर है कि जो कार्पल के नंबर है वो अलग अलग हो सकते हैं। अलग अलग होने के बाद में क्या वो फ्यूज होंगे या फ्री फॉर्म में होंगे, तो ये दोनों कंडीशन हमें दिखाई देती है। तो उसके ऊपर भी हम एक शॉर्ट रिविजन करते हैं, या जो एनसीईआरटी के अंदर पॉइंट्स है उसको हम डिस्कस करते हैं। कि जो गाइनीसियम है, गाइनीसियम के अंदर हमें 2 कंडीशन ऑब्जर्व हो सकती है। गाइनीसियम के अंदर कौन सी कंडीशन ऑब्जर्व हो सकती है, 2 कंडीशन ऑब्जर्व हो सकती है। वो 2 कंडीशंस कौन कौन सी होगी वो अभी हम डिस्कस करते हैं। कि जो गाइनीसियम है इसके अंदर हमें या तो मोनोकार्पलरी कंडीशन ऑब्जर्व हो सकती है। कौन सी, मोनोकार्पलरी। मोनोकार्पलरी का मतलब क्या है, जब सिंगल कार्पल प्रेजेंट होता है, जब सिंगल कार्पल प्रेजेंट होता है तो इस कंडीशन को मोनोकार्पलरी बोला जाता है। जब गाइनीसियम के अंदर एक से ज़्यादा कार्पल प्रेजेंट है, जब एक से ज़्यादा कार्पल प्रेजेंट है तो इसे हम क्या बोलते हैं, मल्टी कार्पलरी। मल्टी कार्पलरी, मल्टी कार्पलरी का मतलब क्या है, मोर देन वन, मोर देन वन। अगर एक से ज़्यादा कार्पल है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टी कार्पलरी कंडीशन बोलते हैं। अब एक से ज़्यादा कार्पल है तो वो 2 फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब कार्पल के नंबर एक से ज़्यादा है। अब ये जो एक से ज़्यादा जो कार्पल है क्या वो फ्यूज फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है या फ्री फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, उस हिसाब से फर्दर 2 हमारे पास कंडीशन आएगी। एक कंडीशन होती है मल्टी कार्पलरी के अंदर ही कंडीशन होती है सिन कार्पस कंडीशन। कौन सी कंडीशन होती है, सिन कार्पस कंडीशन। सिन कार्पस का मतलब क्या है, एक से ज़्यादा कार्पल है, बट ये सारे जो कार्पल होते हैं यहाँ पर जो कार्पल्स होते हैं, कार्पल्स बोलेंगे क्योंकि एक से ज़्यादा कार्पल है, सारे कार्पल्स क्या होंगे, फ्यूज होंगे। तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, सिन कार्पस कंडीशन बोला जाता है। और ये कंडीशन हमें किस में दिखाई देगी, ये कंडीशन हमें ऑब्जर्व होती है पपावर के अंदर। ये कंडीशन हमें ऑब्जर्व होती है पपावर के अंदर, और ये कंडीशन हमें ऑब्जर्व होती है हिबिस्कस के अंदर। पपावर और हिबिस्कस के अंदर ये हमें कंडीशन ऑब्जर्व होती है। अगर मल्टी कार्पलरी कंडीशन है बट जो कार्पल्स है वो एक दूसरे से फ्यूज नहीं है, ज्वाइंट नहीं है, तो इस कंडीशन को एपोकार्पस कंडीशन बोला जाता है। इट इज कॉल्ड एपोकार्पस कंडीशन।
इस कंडीशन को हम एपोकार्पस कंडीशन कहते हैं। और ये कंडीशन हमें किस में ऑब्जर्व होती है, एनसीईआरटी में एग्जांपल है, एक एग्जांपल है रोज का। रोज के अंदर हमें एपोकार्पस कंडीशन ऑब्जर्व होती है। रोज का फूल लेना, किसी को दिया तो होगा नहीं जिंदगी के अंदर, बट खुद ऑब्जर्व कर लेना और खुद को ही दे देना। जब आप रोज के फूल को ऑब्जर्व करोगे तो आपको वहाँ पर क्या दिखाई देगा कि सेंटर के अंदर आपको दिखाई देगी गाइनीसियम। गाइनीसियम के अंदर हमें एक से ज़्यादा कार्पल्स दिखाई देंगे। अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना, ऐसा ना हो कि वहाँ पर जो स्टेमन है उसको ही आप स्टेमन को ही आप कार्पल अज्यूम कर दो, मतलब मेल पार्ट को आप फीमेल पार्ट अज्यूम कर दो। नहीं, मेल पार्ट के नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, विजिबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू द कार्पल। तो आपको अच्छे तरीके से वहाँ पे ऑब्जर्वेशन करनी है कि उस फ्लावर के अंदर भी आप कंफ्यूज हो जाओ कि मेल को फीमेल आप कोशिश कर दो, ऐसा नहीं करना है। तो वहाँ पे आप अच्छे तरीके से जैसे कार्पल को ऑब्जर्व करोगे तो कार्पल्स आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगी, बट कार्पल फ्यूज नहीं होगी, इसलिए वो कंडीशन एपोकार्पस होती है। यहाँ पर जो कार्पल्स होते हैं वो फ्यूज नहीं होते हैं। यहाँ पर जो कार्पल्स है आर नॉट फ्यूज्ड, वो फ्यूज नहीं है, इस वजह से इस कंडीशन को एपोकार्पस कहते हैं। ये कंडीशन हमें रोज के अंदर, ये कंडीशन हमें लोटस के अंदर, ये कंडीशन हमें माइकेलिया के अंदर, रोज, लोटस और माइकेलिया के अंदर ये कंडीशन हमें ऑब्जर्व होती है। इस पॉइंट को आपको अच्छे तरीके से लर्न रखना है। तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि गाइनीसियम के अंदर मोनोकार्पलरी कंडीशन हो सकती है, मल्टी कार्पलरी हो सकती है। मल्टी कार्पलरी के अंदर सिनकार्पस हो सकती है जहाँ पर कार्पल फ्यूज होते हैं। आपको डायरेक्टली एग्जांपल लर्न रखने जहाँ पर नीट में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, पेपावर और हिबिस्कस के अंदर। वहीं पर रोज, लोटस और माइकेलिया के अंदर हमें एपोकार्पस कंडीशन ऑब्जर्व होती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट किसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इसी ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है उससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखो एक चीज़ आप समझना है, एक और मैं यहाँ पर एक और जो एग्जाम्पल वाली जो पॉइंट्स है वो यहीं पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखो एक आपको एक बेसिक सी पॉइंट है जो आपने मॉर्फोलॉजी में डिस्कस की है कि ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद में किस में चेंज हो जाती है, फ्रूट के अंदर चेंज हो जाती है। और जो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स है वो फर्टिलाइजेशन के बाद में किस में चेंज हो जाते हैं, सीड के अंदर चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पर एनसीईआरटी के अंदर ये डेटा दी हुई है, क्या ओवरी के अंदर ओव्यूल के जो नंबर है वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, तो उसका आंसर है नो, कांस्टेंट नहीं रहते हैं, वो अलग हो सकते हैं। कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनके अंदर जो ओव्यूल है, जिनके अंदर जो ओव्यूल है 1 हो सकता है, ओव्यूल का नंबर 1। ये कंडीशन हमें किस में दिखाई देगी, एग्जाम्पल के हिसाब से वीट, मैंगो और पेडी के अंदर, वीट, मैंगो और पेडी के अंदर हमें ये कंडीशन दिखाई देगी। या ओव्यूल्स के नंबर क्या हो सकते हैं, जो ओव्यूल है उनके नंबर क्या हो सकते हैं, मोर देन वन, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अगर मोर देन 1 होंगे ये कंडीशन हमें किस में दिखाई देती है, ये कंडीशन हमें दिखाई देती है वाटरमेलन के अंदर और पपाया के अंदर। और उसके अलावा ये कंडीशन हमें किस में ऑब्जर्व होती है, वाटरमेलन के अंदर। वाटरमेलन और पपाया के अंदर हमें ये कंडीशन ऑब्जर्व होगी, जहाँ पर हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो ओव्यूल्स के जो नंबर है वो 1 से ज़्यादा है। कैसे पता चलेगा, देखो इन एग्जांपल को लर्न करने की जरूरत नहीं है। पपाया को आपने खाया होगा, जब हम कट करते हैं तो कितने सीड निकलते हैं, जब सीड निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा सीड निकलते हैं। तो इसी वजह से मैंने बताया कि ओव्यूल सीड में चेंज होते हैं। तो ऐसे फ्रूट जिनके अंदर 1 से ज़्यादा सीड होते हैं, इसका मतलब वहाँ पर उसके ओवरी के अंदर भी 1 से ज़्यादा ओव्यूल थे, इसी वजह से उस फ्रूट के अंदर भी 1 से ज़्यादा हमें सीड मिले हैं। तो पपाया के अंदर, वाटरमेलन के अंदर हमें 1 से ज़्यादा सीड ऑब्जर्व होते हैं। इसीलिए वहाँ पर मतलब 1 से ज़्यादा सीड इसी वजह से ऑब्जर्व होते हैं क्योंकि उसके फ्लावर के अंदर जो गाइनीसियम है, उसका कार्पल है, उसके अंदर 1 से ज़्यादा ओव्यूल प्रेजेंट है। वहीं पर वीट के अंदर, मैंगो के अंदर, पेडी के अंदर, मैंगो जो फ्रूट है जिसे हम किंग ऑफ फ्रूट कहते हैं, गर्मी के दिनों के अंदर जब हम मैंगो को खाते हैं, जैसे हम उसे कट करते हैं तो हमें सीड कितने मिलते हैं, 1 ही सीड मिलता है, क्योंकि उसके ओवरी के अंदर 1 ही ओव्यूल प्रेजेंट है, इसी वजह से सीड भी 1 ही मिला है। और उसी गुठली को हम जो खाते रहते हैं, चूसते रहते हैं, क्योंकि पता नहीं मैंगो तो ख़त्म हो जाता है बट उसका जो रस होता है वो अभी तक हमारे दिमाग में चलता रहता है। सेल्फिश, सारी चीज़ों में सेल्फिश हो जाते हैं, ओके, या कभी कभार स्वाद लेने के लिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, अच्छे तरीके से गाइनीसियम के बारे में जो कुछ पॉइंट्स हैं वो भी हमने डिस्कस की, वो भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ओव्यूल। अब हम ओव्यूल को अच्छे तरीके से समझेंगे कि ओव्यूल कैसी स्ट्रक्चर है
और ओव्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम समझ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल। क्या फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल एनसीईआरटी में दिया हुआ था? उसका आंसर नो। एनसीईआरटी के अंदर ओव्यूल की स्ट्रक्चर को ही एक्सप्लेन किया गया है, किस तरीके से बनता है वो नहीं दिया हुआ, वो ना ही पूछा जाएगा नीट के अंदर। मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, तो आपको सिर्फ समझना है, और नोट करो या ना करो वो आपके ऊपर ऑप्शनल, एक मैं आपके ऊपर ही छोड़ देता हूँ, मत करना, नहीं आएगा नीट के अंदर, सिर्फ समझ लेना। देखो क्या होता है, जैसे मैं ये बना रहा हूँ यहाँ पर ये है ओवरी है, ये क्या है, ये ओवरी है, ये क्या है, ये है थैलेमस, और यहाँ पर थैलेमस के नीचे जो स्टॉक होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पेडिसल बोलते हैं। बट यहाँ पे ओवरी है, ये जो ओवरी है, इस ओवरी के ऊपर जो ओवरी है, ये ओवरी की जो वॉल होती है, जैसे ये ओवरी की ही वॉल है, इस ओवरी की वॉल के ऊपर एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है? एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। कुशन का मतलब क्या होता है? पिलो, सॉफ्ट। जैसे कुशन लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हुई है। जिस तरीके से आप रात के टाइम सोते हो तो सर के नीचे पिलो रखते हो ताकि आपकी जो पोजीशन है या जो आपका पोस्चर है ड्यूरिंग द स्लीप वो अच्छा रह पाए और आपको अच्छे तरीके से नींद आ पाए, आपकी बॉडी जो बैलेंस है वो अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो पाए। तो यहाँ पर सिंपली मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ओवरी की वॉल के ऊपर हमें एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है। इस कुशन लाइक स्ट्रक्चर को प्लेसेंटा बोला जाता है। जैसे कुशन का अंदर सॉफ्ट पिलो लाइक, तो हमें कुशन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। इस कुशन लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? इस कुशन लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है प्लेसेंटा। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। इसी प्लेसेंटा से किसकी फॉर्मेशन होती है? ओव्यूल की फॉर्मेशन होती है। कैसे ओव्यूल की फॉर्मेशन होगी? इसी प्लेसेंटा से आउटग्रोथ होगी। इसी प्लेसेंटा से क्या होगी? इसी प्लेसेंटा से कुछ आउटग्रोथ होती है, कुछ आउटग्रोथ होती है। ये जो आउटग्रोथ है किससे कवर्ड होती है? ये जो आउटग्रोथ है कवर्ड होती है एक एपिडर्मिस की लेयर से कवर्ड होती है। ये एपिडर्मिस की लेयर से कवर्ड होती है। स्टार्टिंग में कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बनेगी और यहाँ पर एक एपिडर्मिस की लेयर है, मतलब प्लेसेंटा के ऊपर एक आउटग्रोथ होगी जहाँ पर कुछ टिश्यू प्रेजेंट है और एक एपिडर्मिस की लेयर से कवर्ड होते हैं। यहाँ पर जो भी टिश्यू प्रेजेंट है, ये इसकी नेचर इस टिश्यू की नेचर कैसी होती है? होमोजीनियस होती है। कैसी होती है? होमोजीनियस। मतलब हमें यहाँ पर सारे जो टिश्यू के जो सेल्स हैं वो एक जैसे दिखाई देंगे। इनमें से कोई एक सेल क्या होगा? डिफरेंशिएट होगा। एक सेल क्या होगा? डिफरेंशिएट होगा। जो सेल डिफरेंशिएट होगा उसे बोला जाता है आर्क स्पोरियल सेल। क्या बोला जाता है? आर्क स्पोरियल सेल। आर्क स्पोरियल सेल बोला जाता है। आर्क स्पोरियल सेल वो होते हैं जो स्टार्टिंग के अंदर बनते हैं, उन्हें आर्क स्पोरियल सेल बोला जाता है। ये डिफरेंशिएट हुआ। जो डिफरेंशिएट होगा तो उसका मतलब उसके अंदर डिवीजन होगा। जैसे कहते हैं ना कि जब भी कोई ऐसे एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, कि सपोज करो घर के अंदर काम चल रहा था और आपके जो ब्रदर सिस्टर्स है सब काम कर रहे थे और सबको भूख लग गई तो आपने काम को रोक दिया कुछ टाइम के लिए। जैसे अभी जो सीज़न चल रहा है वो दीपावली का चल रहा है, तो दीपावली के अंदर जैसे हम घर की सफाई करते हैं, सफाई करते करते थक जाते हैं, तो कभी बाहर से खाना मंगा लेते हैं, कभी मम्मी खाना बना लेती है। कहने का मतलब भूख लगी है, तो सबने काम रोक दिया और हमने खाना खाना स्टार्ट किया। और जो सबसे पहले खाना खाकर फ्री हो जाएगा, इसका मतलब क्या? हम सब उसकी तरफ देखेंगे और बोलेंगे अब तुम्हारी बारी है, चलो जाओ और काम करो, स्टार्ट हो जाओ। हम आते हैं पीछे और हमारी भी भूख खत्म हो गई, हमने खाना खा लिया, फिर भी हम धीरे धीरे खाएंगे ताकि वो थोड़ा बहुत काम कर ले। तो ऐसा हम करते हैं, ये एक प्यार होता है। तो सेम तरीके से यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि जिसका काम खत्म हो जाता है, जिसने अपना वर्क फिनिश कर लिया उसको दूसरा वर्क दिया जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है। कोई एक सेल डिफरेंशिएट होता है, उसकी साइज इंक्रीज हो जाती है, उसे हम आर्क स्पोरियल सेल कहते हैं। जैसे इसकी साइज इंक्रीज हुई, इसका मतलब इसके अंदर डिवीजन होगी। तो डिवीजन तो होगी, जैसे ये डिवाइड करेगा, जैसे ये एक सेल है डिवाइड, जैसे ये आर्क स्पोरियल सेल था, अब इसके अंदर जैसे डिवीजन हुई तो 2 सेल बनेंगे। कितने सेल बनेंगे? 2 सेल बनेंगे। एक सेल को तो बोला जाएगा पेराइटल सेल। पेराइटल सेल, ये पेराइटल सेल कहाँ पर होगा? ये तो होगा टुवर्ड द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के टुवर्ड होगा पेराइटल सेल। और उसके अलावा जो नीचे की तरफ जो सेल होगा, इस सेल को बोला जाएगा स्पोरोजीनियस सेल। स्पोरोजीनियस सेल। इस स्पोरोजीनियस सेल से डायरेक्ट, ये जो स्पोरोजीनियस सेल है यही किसकी तरह एक्ट करता है? मेगास्पोर मदर सेल की तरह। किसकी तरह?
मेगास्पोर, मेगास्पोर मदर सेल की तरह, मेगास्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करता है। इस चीज़ को आपको अच्छे तरीके से लर्न रखना है कि ये जो स्पोरोजीनियस सेल है ये मेगास्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करेगा और यही आगे जाकर रेस्पॉन्सिबल होगा किसको फॉर्म करने के लिए, मेगास्पोर को फॉर्म करने के लिए, किसको, मेगास्पोर को फॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। अब ये जो मैंने आपको पॉइंट है, ये मैंने आपको ये जो पॉइंट है कुछ शॉर्ट के अंदर बताया है। होता एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पे क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर एक आउटग्रोथ होती है। इस आउटग्रोथ के अंदर आउटरमोस्ट एक लेयर होती है, इसे एपिडर्मिस, अंदर की तरफ सारे होमोजीनियस सेल प्रेजेंट होते हैं। कि जो होमोजीनियस सेल यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये जो सेल्स है ये आगे जाकर न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके अंदर आगे जाकर इस तरीके से स्ट्रक्चर बनती है और मेगास्पोर की फॉर्मेशन होती है। बट यहाँ पर ये सारे जो किस तरीके से डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, तो हम सिंपली यहाँ पर ऐसा समझते हैं कि यहाँ पर होमोजीनियस सेल है, कोई एक सेल डिफरेंशिएट होगा जिसे हम आर्किस्पोरियल सेल कहेंगे, जिसके अंदर जो स्पोरोजीनियस सेल है वो मेगास्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करेगा, जो आगे जाकर मेगास्पोर को फॉर्म करता है। अभी नहीं फॉर्म कर रहा है, आगे जाकर मेगास्पोर को फॉर्म करेगा। अब यहाँ पर देखो अच्छे तरीके से समझना, ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर धीरे धीरे और अच्छे तरीके से डेवलप होगी। ये स्ट्रक्चर क्या होगी, ये स्ट्रक्चर और अच्छे तरीके से धीरे धीरे डेवलप होगी और डेवलप्ड होने के बाद में क्या हम ऑब्जर्व करेंगे कि स्ट्रक्चर और अच्छे तरीके से डेवलप होगी। ऐसा नहीं कि मेगास्पोर डायरेक्टली यहाँ पे बन जाएगा, नहीं, साइमल्टेनियसली ये स्ट्रक्चर्स डेवलप होती जाएगी और डेवलप होते होते क्या करेगी, यहाँ पर कुछ इस तरीके की हमें स्ट्रक्चर दिखाई देगी, ऐसे इस तरीके की स्ट्रक्चर बन जाएगी। कैसी बन जाएगी, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बन जाएगी, ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगी। कुछ इस तरीके की हमें स्ट्रक्चर्स दिखाई देगी कि कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब समझना, देखो इस स्ट्रक्चर को ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है जो आपके क्लियर होंगे। यहाँ से एक सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा कि हम चेलेजल को बेसल पोर्शन क्यों कहते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्टली बताया कि स्पोरोजीनियस सेल जो मेगास्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करेगी, मेगास्पोर को फॉर्म करेगी। क्या ये प्रोसेस इतना ही फास्ट होता है, क्या ये प्रोसेस इतना ही फास्ट होता है, इसको हम अच्छे तरीके से अभी समझते हैं। देखो क्या होगा, जब वो ये सारा प्रोसेस चल रहा है तो उसके साथ साथ ये स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से डेवलप हो जाएगी और यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, ओव्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है। और ओव्यूल के अंदर देखो क्या होगा, ओव्यूल के अंदर बहुत सारे यहाँ पर सेल प्रेजेंट होते हैं। मतलब ओव्यूल का जो मोस्ट ऑफ पार्ट है, जिस सेल का बना होता है, जिस टिश्यू का बना होता है, जो ग्रुप ऑफ सेल जो टिश्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसी को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस बोला जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। जो मैं बीच में न्यूक्लियस टर्म यूज़ कर रहा था तो वो यही था, तो इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर कोई एक सेल डिफरेंशिएट हुआ था जो आर्किस्पोरियल सेल था, उसके अंदर जो स्पोरोजीनियस सेल है वो मेगास्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करेगा और वो मेगास्पोर की आगे जाकर फॉर्मेशन करता है। इस मेगास्पोर मदर सेल से सबसे पहले किसकी फॉर्मेशन होती है, इसमें जो मेगास्पोर मदर सेल है ये मेगास्पोर को फॉर्म करेगा, उसी मेगास्पोर से आगे जाकर एम्ब्रियोसेक की फॉर्मेशन होती है। सोन बहुत सारी पॉइंट्स है, तो अभी आपको ध्यान से क्या समझना है, मैंने आपको क्या समझाया। सबसे पहले मैंने आपको ये समझाया कि ओवरी के अंदर एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसे प्लेसेंटा कहते हैं। उसी प्लेसेंटा से ओव्यूल की फॉर्मेशन होती है। कैसे ओव्यूल की फॉर्मेशन होती है, एक आउटग्रोथ होती है। वो आउटग्रोथ धीरे धीरे कुछ इस स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो जाती है। इस स्ट्रक्चर को कंप्लीटली ओव्यूल बोला जाता है। इस स्ट्रक्चर को हम कंप्लीटली क्या बोलेंगे, इस स्ट्रक्चर को कंप्लीटली बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। ध्यान से समझना, देखो यहाँ पर जो भी पॉइंट्स है उन पॉइंट्स को आपको अच्छे तरीके से ध्यान से समझना है। इसे हम क्या बोल रहे हैं, ओव्यूल बोल रहे हैं। इस ओव्यूल का जो मास ऑफ ओव्यूल है, या जो मेन बॉडी होती है ओव्यूल की, या मास ऑफ ओव्यूल है, मास ऑफ ओव्यूल किसको बोलते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मास ऑफ ओव्यूल को रिप्रेजेंट करता है, मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल को रिप्रेजेंट करता है। इसे क्या बोलते हैं हम, मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल भी कहते हैं, मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल भी कहते हैं। अब इस ओव्यूल के अंदर देखो क्या हुआ था कि एक सेल जो मेगास्पोर मदर सेल की तरह एक्ट किया था, ये मेगास्पोर मदर सेल की तरह जो एक आर्किस्पोरियल सेल था जो आगे जाकर मेगास्पोर मदर सेल को फॉर्म करेगा, ये सेल कहाँ पर डिफरेंशिएट हुआ था, ये सेल डिफरेंशिएट होता है टुवर्ड द माइक्रोबाइल। अब माइक्रोबाइल क्या होता है, उससे पहले हमें समझने के लिए हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। यहाँ पे हमें ये जो प्लेसेंटा है ये ओव्यूल का मेन पार्ट है, तो प्लेसेंटा ओव्यूल एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के साथ कनेक्टेड है। इस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, फ्यूनिकल बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्यूनिकल। इसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल बोलते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही, तो उसे न्यूट्रिशन चाहिए।
तो ऑफकोर्स यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू। तो फ्यूनिकल के अंदर वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं फूड को, वाटर को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए। फ्यूनिकल जब ओव्यूल के साथ अटैच होता है, सपोज करो मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ ये वाली जो पॉइंट है, अटैचमेंट वाली पॉइंट है, यहाँ पर फ्यूनिकल खत्म हो जाता है या फ्यूनिकल ओव्यूल के साथ अटैच हो रहा है। तो जब फ्यूनिकल ओव्यूल के साथ अटैच होता है, इस पॉइंट को बोला जाता है हाइलम। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। हाइलम कौन सा पॉइंट है, इट इज़ अटैचमेंट पॉइंट जहाँ पर फ्यूनिकल जो ओव्यूल के साथ अटैच हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये जो पॉइंट है ये कौन सी पॉइंट होती है, ये अटैचमेंट वाली पॉइंट होती है। कौन सी पॉइंट होती है, ये अटैचमेंट वाली पॉइंट होती है। कौन सी पॉइंट है, ये एक अटैचमेंट वाली पॉइंट है। दैट इज ये एक अटैचमेंट वाली पॉइंट है। कौन सी पॉइंट है, अटैचमेंट वाली पॉइंट है। अब यहाँ पर हम ऑब्जर्व करते हैं कि हाइलम तो अटैचमेंट वाली पॉइंट है और ये जो ओव्यूल है ये 2 लेयर से कवर्ड होता है। इन 2 लेयर को क्या बोला जाता है, इंटेग्यूमेंट। इन 2 लेयर को हम क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट। या हम ये बोल सकते हैं कि जो न्यूसिलस है वो 2 लेयर से कवर्ड होता है। इन 2 लेयर्स को क्या बोला जाता है, ये जो 2 लेयर्स है उन 2 लेयर्स को बोला जाएगा, 2 लेयर्स को क्या बोला जाएगा, इंटेग्यूमेंट बोला जाएगा। तो अब इंटेग्यूमेंट का, ये इंटेग्यूमेंट है जो 2 लेयर्स होती है जो न्यूसिलस को कवर करती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये कवरिंग प्रेजेंट है। और कुछ ऐसा रीजन होता है ओव्यूल के अंदर जहाँ पर इंटेग्यूमेंट की कवरिंग एब्सेंट होती है, तो इस रीजन को क्या बोला जाता है, माइक्रोपाइल बोला जाता है। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल कौन सा रीजन होता है, इट इज़ अ रीजन वेयर इंटेग्यूमेंट और द कवरिंग इज एब्सेंट। जहाँ पर इंटेग्यूमेंट या कवरिंग एब्सेंट होती है उसे हम माइक्रोपाइल बोलते हैं। माइक्रोपाइल जो है, माइक्रोपाइल की जस्ट अपोजिट एक पोल होता है, एक रीजन होता है। और यहाँ हम ये बोल सकते हैं कि एक बेसल रीजन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक बेसल रीजन, जो मैं रेड कलर से जैसे शो कर रहा हूँ। ये कैसा रीजन है, ये ओव्यूल का बेसल रीजन है, क्योंकि ये बेस वाला रीजन है। इस बेसल रीजन को क्या बोलते हैं, हम चेलेसा बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, चेलेसा बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड चेलेसा। इसे हम बोलते हैं चेलेसा बोलते हैं। एनसीईआरटी लिखती है चेलेसा रिप्रेजेंट द बेसल पोर्शन ऑफ ओव्यूल। ये कौन सा पोर्शन होता है, बेसल पोर्शन होता है ओव्यूल का। और स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाती है उस डायग्राम से जो एनसीईआरटी के अंदर ओव्यूल का डायग्राम दिया हुआ, उस डायग्राम से कंफ्यूजन हो जाती है। अब समझना, जब भी ओव्यूल प्लांट के अंदर, कोई भी प्लांट उसके अंदर ओव्यूल बनेगा तो ऐसा ही बनता है। इस टाइप के ओव्यूल को बोला जाता है ऑर्थोट्रोफस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑर्थोट्रोफस बोला जाता है। बट ओवरी के अंदर स्पेस कैसी है, उस स्पेस के अकॉर्डिंग जो ओव्यूल होते हैं वो रोटेट करते हैं। एनसीईआरटी के अंदर जो ओव्यूल का टाइप दिया वो एनाट्रोपस, जहाँ पर जो ओव्यूल है वो 180 डिग्री रोटेट कर गया है। जैसे वो 180 डिग्री रोटेट करता है तो जो हमारा चेलेसल पोर्शन है ऊपर दिखाई देता है, माइक्रोपाइल पोर्शन नीचे दिखाई देता है। बट वो तो लास्ट की कंडीशन है। बट अगर हम स्टार्टिंग में देखते तो चेलेसल तो बेस के टूवर्ड ही होता, और जो चेलेसल के जस्ट अपोजिट जो पोर्शन होता है माइक्रोपाइल। तो एनसीईआरटी ऐसा भी लिखती है कि माइक्रोपाइल एक ऐसा पोर्शन है जो प्रेजेंट होता है अपोजिट टू द चेलेसल रीजन, अपोजिट टू चेलेसल। चेलेसल रीजन के अपोजिट जो पोर्शन प्रेजेंट होता है उससे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं। यहां पर देखो क्या हुआ, यहां पर एक आउटग्रोथ हुई, उस आउटग्रोथ से धीरे धीरे ऐसी स्ट्रक्चर बन गई। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, ओव्यूल बोल रहे हैं। इसके अंदर न्यूसिलस है, न्यूसिलस के अंदर कोई एक सेल डिफरेंशिएट होगा जिसे हम बोलेंगे आर्कीस्पोरियल सेल बोलेंगे। उससे 2 सेल बनेंगे, एक पेराइटल सेल जो डीजनरेट हो जाता है, जो दूसरा सेल होता है उसे हम बोलते हैं स्पोरोजिनियस सेल। वो स्पोरोजिनियस सेल किसकी तरह एक्ट करेगा, मेगास्पोर मदर सेल की तरह, जो आगे जाकर मेगास्पोर को फॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये कहाँ पर बनती है, ओव्यूल के अंदर। इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेगास्पोर मदर सेल जो है वो डिफरेंशिएट कहाँ पर होती है। न्यूसिलस में कोई एक सेल डिफरेंशिएट हो जाएगा मेगास्पोर मदर सेल के अंदर, तो न्यूसिलस क्या, ये पूरा का पूरा, जैसे अगर मैं इस रेड को हटा दूं, पहले ये सारे क्या थे, ब्लैक थे, तो कोई भी न्यूसिलस का सेल डिफरेंशिएट हो जाएगा मेगास्पोर मदर सेल के अंदर। तो उसका आंसर है नो। जो मेगास्पोर मदर सेल जो बनती है, या जो ऐसा सेल जो मेगास्पोर मदर सेल के अंदर डिफरेंशिएट होगा, वो हमेशा कहाँ पर प्रेजेंट होता है, टुवर्ड द माइक्रोपाइल। तो यहाँ पर एक कोई सेल है, ये किस में डिफरेंशिएट हो गया है, मेगास्पोर मदर सेल के अंदर। ये मेगास्पोर मदर सेल जो है, जिसको मैं MMC से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसका मतलब है मेगास्पोर मदर सेल। और जो मेगास्पोर मदर सेल है ये कहाँ पर डिफरेंशिएट होती है, टूवर्ड द माइक्रोपाइल। मतलब जो सेल मेगास्पोर मदर सेल के अंदर चेंज होगी वो कहाँ पर प्रेजेंट होगी, टूवर्ड द माइक्रोपाइल, टूवर्ड द माइक्रोपाइल।
टूवर्ड द माइक्रोपाइल। जो माइक्रोपाइल के पास में जो सेल प्रेजेंट है वो डिफरेंशिएट होगी, वो मेगास्पोर मदर सेल के अंदर चेंज हो जाएगी। तो ये आपको अच्छे तरीके से लर्न रखना है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एनसीईआरटी ऐसा क्यों लिखती है कि जो बेसल जो पोर्शन है वो चेलेजल होता है, ना कि माइक्रोपाइल होता है। बट अभी भी आपके दिमाग के अंदर क्या आ रहा होगा, वो एनसीईआरटी का डायग्राम आ रहा होगा, जो मैं अभी यहाँ पर बनाता हूँ। देखो ध्यान से समझना उस एनसीईआरटी के डायग्राम को। एनसीईआरटी के अंदर ओव्यूल, देखो अगर इस ओव्यूल को हम क्या करते हैं, ये जो ओव्यूल है, जैसे ये ओव्यूल है, ये ऊपर की तरफ ये क्या था, ओव्यूल था। इस ओव्यूल को अगर मैं ऐसे रोटेट कराऊं तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसे रोटेट कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो मैंने क्या किया, ये जैसे ये पहले ये ओव्यूल था, इसको 90 डिग्री और 180 डिग्री रोटेट करवा दिया। अब इसका देखो जो ये केप वाला पोर्शन, ओपनिंग वाला पोर्शन है, पहले तो कहाँ था, नीचे की तरफ था, तो आप ये बोलोगे बेसल पोर्शन है। ये 90 डिग्री रोटेट हुआ तो ये मेरी तरफ दिखाई दे रहा है। 180 डिग्री रोटेट किया तो जो पहले बेसल पोर्शन जो था वो हमें अभी ऊपर की तरफ दिखाई देगा। इसका ये थोड़ी मतलब हुआ कि जो ऊपर वाला पोर्शन होगा उसको हम अपर रीजन मानेंगे और जो लोअर वाला पोर्शन होगा उसको हम बेसल मानेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो किस तरीके से ओव्यूल की डेवलपमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग ये टर्म्स दिए गए। इसको अगर हम 180 डिग्री रोटेट करवाएं, ये क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम प्लेसेंटा सपोज कर रहे हैं, और ये जो ओव्यूल है ये क्या कर देता है, ये जो ओव्यूल है यहाँ पर एक हमें फ्यूनिकल दिखाई देती है, ये फ्यूनिकल है। और उसके अलावा हम यहाँ पर ऑब्जर्व क्या करते हैं, ये ओव्यूल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये इस ओव्यूल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पर हम ये ओव्यूल को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इसी ओव्यूल के अंदर जैसे ये ओव्यूल प्रेजेंट है, यहाँ पर ये ओव्यूल है। अब इस ओव्यूल के अंदर देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक चीज़ सिंपल से एक चीज़ ये हो गई कि यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया कि जो चेलेजल पोर्शन था ऊपर चला गया। यहाँ पर एनसीईआरटी यहाँ पर इस वाले रीजन को क्या लिखती है, चेलेजल लिखती है। तो अभी हमें डायग्राम से ऐसा लिखता है कि चेलेजल इज नॉट अ बेसल पोर्शन। बट मैंने अभी क्या बताया आपको, जब स्टार्टिंग में ओव्यूल बनता है तो ऐसा होता है, बाद में रोटेट हो जाता है। ये ओव्यूल क्या हुआ, 180 डिग्री रोटेट हुआ है, और इस टाइप के ओव्यूल को बोला जाता है एनाट्रोपस। तो एनसीईआरटी में जो ओव्यूल का डायग्राम है वो किस टाइप का, एनाट्रोपस है। स्टार्टिंग में जो बनता है वो ओव्यूल कैसा होता है, ऑर्थोट्रोपस होता है। कैसा होता है, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। जब इसके अंदर 180 डिग्री रोटेशन हो जाएगा तो इसे हम एनाट्रोपस कहेंगे। अब चेलेजल पोर्शन ऊपर हो गया, ये पोर्शन कौन सा हो गया, माइक्रोपाइल हो गया। ये कौन सा हो गया, माइक्रोपाइल को देखो क्या करती है, दो इंटेग्यूमेंट की जो लेयर होती है वो इसे वो इसे कवर करके रखती है। अब यहाँ पर देखो जो ये मेगास्पोर मदर सेल है, ये आगे जाकर एम्ब्रियो सेक को फॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। आगे जाकर हम ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एम्ब्रियो सेक की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें ऐसे एम्ब्रियो सेक दिखाई देगा, और उसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स है वो स्ट्रक्चर्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, सिर्फ मैं इन स्ट्रक्चर्स को ऐसे ही बना रहा हूँ। तो आगे जाकर हमें ओव्यूल के अंदर क्या ऑब्जर्व होगा कि जो मेगास्पोर मदर सेल है वो एम्ब्रियो सेक को फॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ओव्यूल के अंदर किसका फॉर्मेशन हो गया, एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन हो गया। वो तो इस ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक दिखाई दे रहा है, न्यूसिलस भी दिखाई दे रहा है, माइक्रोपाइल का रीजन है, इंटेग्यूमेंट की कवरिंग दिखाई दे रही है। जब 180 डिग्री रोटेट करता है तो उस केस में उस दौरान क्या होता है, उस दौरान फ्यूनिकल का जो कुछ पोर्शन है ये क्या करता है, ये ओव्यूल को कवर करता है। इसी फ्यूनिकल के पोर्शन को क्या बोला जाता है, राफी बोला जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, राफी बोलते हैं, जो फ्यूनिकल का ही पोर्शन होता है। ये क्या है, ये फ्यूनिकल है, दैट इज अ फ्यूनिकल। और हमें फ्यूनिकल के आसपास या प्लेसेंटा के आसपास कुछ फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जो पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करती है। इन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है ऑब्ट्यूरेटस। कहीं पर भी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, आपके मॉड्यूल से मिल सकता है। और क्या ऑब्ट्यूरेटस के ऊपर नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा? मुझे लगता है कि ऑब्ट्यूरेटस के ऊपर नीट के अंदर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो आप मत लर्न करना। इसे समझ लेना कि कुछ फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है जो फ्यूनिकल और प्लेसेंटा के साथ अटैच होती है, उसे ऑब्ट्यूरेटस कहते हैं, जो पोलन ट्यूब की
एंट्री को गाइड करते हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। वो एम्ब्रियो सेक मैं यहाँ पर भी बना सकता हूँ, इसी मेगास्पोर मदर सेल को हटाकर एम्ब्रियो सेक बना सकता हूँ, यहाँ पर भी बना सकता हूँ। तो न्यूक्लियस का क्या होता है? न्यूक्लियस जो है कुछ प्लांट्स के अंदर जब सीड बन जाता है ओव्यूल, तो न्यूक्लियस कंज्यूम हो जाता है इसी एम्ब्रियो सेक की डेवलपमेंट के अंदर। बट कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो कंज्यूम नहीं हो पाता है, वो परसिस्टेंट रहता है। तो ये कुछ प्लांट के अंदर हमें ऐसा दिखाई दे सकता है, जिसे हम बोलते हैं पेरिस्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म, जो हम आगे जाकर सीड के अंदर अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये आपकी जो स्ट्रक्चर है ओव्यूल की स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। आई होप यहाँ तक आपको स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक और पॉइंट यहाँ पे लिखी हुई है किसके बारे में? पेरिस्पर्म। ये क्या होता है? ये रेमिनेंट न्यूक्लियस होता है, मतलब न्यूक्लियस का ऐसा पोर्शन जो कंज्यूम नहीं हुआ सीड के अंदर प्रेजेंट है, इसे हम बोलते हैं पेरिस्पर्म कहते हैं। ये ब्लैक पेपर के अंदर हमें जो पेरिस्पर्म है ये दिखाई देगा। बट ये टॉपिक हम सीड के अंदर अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर कि जो मेगास्पोर मदर सेल से एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन कैसे हुआ, या न्यूक्लियस जो है ओव्यूल के अंदर जो रीजन प्रेजेंट है ये एम्ब्रियो सेक को कैसे फॉर्म करता है। यहाँ पर तो मैंने डायरेक्टली बना दिया कि ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है जिसे एम्ब्रियो सेक कहते हैं। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये एम्ब्रियो सेक बनता कैसे? तो इसी एम्ब्रियो सेक के बनने के प्रोसेस को हम नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। और ये जो प्रोसेस है इसे मेगास्पोरोजेनेसिस बोला जाता है। पहले हम मेगास्पोर कैसे बनेगा उसको अच्छे तरीके से समझेंगे, उसके बाद में वही मेगास्पोर आगे जाकर एम्ब्रियो सेक को फॉर्म करता है, वो हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। और प्लांट के अंदर जो एम्ब्रियो सेक है ये फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ पर हमें 7 सेल्ड स्ट्रक्चर दिखाई देती है कि मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर दिखाई देती है। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलेंगे, तब तक अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो है वो शेयर कीजिएगा। बाय टू ऑल ऑफ यू। अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा है? यस और नो ये कमेंट के अंदर आप लिख कर भेजिएगा। बाय।